Good morning, good morning. Is the audio video all good, all fine? Hi, good morning, good morning. Audio video ठीक ठाक? All right, cool. Let's get started now. So, good morning, good morning. हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि किस तरीके से किस तरीके से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और जो यहाँ पे बोल्शेविक वगैरह हैं, इनमें एक टसल चल रहा था। टसल टसल इन द सेंस कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट में काफी एलीट क्लास था, काफी एलीट क्लास वगैरह था। वो लोग ने सोचा था कि कंजर्वेटिव माइंडसेट के थे, जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। लेकिन जो बोल्शेविक थे, देवर कोर सोशलिस्ट, ये चाहते थे कि यहाँ पे बदलाव लाना। तो किस तरीके से ये कंट्री साइड में मोबिलाइजेशन करा रहे थे, लोगों का अवेयरनेस फैला रहे थे सरकार के लिए। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज इंटरव्यू नहीं है, तो ये बात थी। हम लोग ने देखा था कि किस तरीके से वहां पे जो पैलेस है, पैलेस और वहां पे जो मोनार्की है, उसमें दखल होने लगा था रासपुतिन का। और वो रासपुतिन क्या करता था, अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करता था राजा को, उसकी फैमिली को, ऐसे डिसीजंस लेने के लिए जो कि एट लार्ज पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं रहे, एट लार्ज पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं रहे। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो जनता का आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है। इसका एक और कारण ये रहा है अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ रशिया इन दी वर्ल्ड वॉर, इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते यहाँ पे एक तरीके का इन्वॉल्वमेंट, और वेस्टर्न फ्रंट और ईस्टर्न फ्रंट पे एक लड़ाई हो रही है, टसल हो रहा है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, जो रशियन सेनाएं हैं वो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं। लैक्स ऑफ पीपल दैट डाइड इन दी वर्ल्ड वॉर। और इसके चलते क्या है, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, सारी सप्लाई ट्रूप्स को भेजी जा रही है, सोल्जर्स को भेजी जा रही है। तो यहाँ पे जो आम जनता है उसको खाने के लाले पड़ गए, एक तरीके के खाने के लाले पड़ गए। खाने के लाले इन द सेंस ब्रेड और फ्लोर के जो दाम है वो स्काई रॉकेट हो गए, जमीन को जमीन पे नहीं रहे और आसमान को छूने लग गए प्राइसेस जो थे। तो लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा नाखुश थे। तो यहाँ पे जो पीजेंट्स हैं और वर्कर्स हैं, उनका एक आंदोलन हमें अभी तक देखने को मिला है। तो अब देखते हैं अक्टूबर 1917, द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 देखिए। एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक ग्रू, लेनिन feared the provisional government would set up a dictatorship। तो मैंने अभी जैसे आप लोग को एक पूरा स्ट्रक्चर समझाया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। और बोल्शेविक का ही एक इम्पोर्टेंट लीडर है लेनिन। इसकी ये सोच है, अगर ऐसे ही टकराव जारी रहा तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आगे जाके डिक्टेटरशिप ला सकती है। इन सितंबर ही बिगेन डिस्कशंस फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द मूवमेंट। 1917 सितंबर में क्या करता है लेनिन, बड़े पैमाने पे लोगों के साथ डिस्कशन करने लग जाता है, अपनी पार्टी में डिस्कशन करने लग जाएगा। किस लिए, कि क्या हम गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर। अब देखो किस तरीके से मोबिलाइजेशन हो रहा है, अलग अलग लोगों को एक साथ लाया जा रहा है। तो जो बोल्शेविक समर्थक थे, चाहे आर्मी में हो, सोवियत में हो, सोवियत इन द सेंस कम्युनिटी जो फॉर्म हुई थी अलग अलग ढेर सारी, चाहे फैक्ट्रीज में हो, सब एक साथ आ गए। On 16 October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन क्या करता है, पेट्रोग्राड सोवियत, जो हम लोग ने देखा था कैसे बनी थी, आर्मी के लोग भी थे, कॉमन लोग भी थे, पीजेंट भी, पूरी उनकी कम्युनिटी थी। पेट्रोग्राड सोवियत डूमा पे कब्जा कर लिया था और उन्होंने बना दिया था। पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी,
ये दोनों कॉमन मेजर पे सहमत हो जाते हैं। क्या कॉमन मेजर है कि हमें सोशलिस्ट तरीके से सत्ता चलानी है। तो ये सब एक साथ हो गया कि हाँ, जो प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट है इसके खिलाफ हम लोग को विद्रोह करना है। A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure. अब एक बहुत जबरदस्त नाम आ रहा है सामने आपके, लियोन ट्रॉट्स्की। ये मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे। तो एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई गई थी। उसके तहत क्या था कि हम यहाँ पे सत्ता को छीनेंगे। आपने एक शब्द सुना होगा, कूप। कूप, जब मिलिट्री कॉन्कर कर जाती है गवर्नमेंट पे, इसको बोलते हैं कूप। गुड मॉर्निंग, कूप बोलते हैं, कूप। तो वैसे ही एक अटेम्प्ट करने की कोशिश करी गई थी अंडर द लियोन ट्रॉट्स्की। द डेट ऑफ द इवेंट वाज केप्ट अ सीक्रेट, और कब ये किया जाएगा इसको सीक्रेट रखा था। द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर। सेंसिबल ट्रबल प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स। इनको एक आभास हो रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज को कल डीएनए में काफी एक्सप्लेन किया गया था। म्यांमार में हो रहा है। यस, द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर वो तारीख आती है जब इस चीज को अटेम्प्ट किया जाता है। तो भय का अंदाजा लग गया था वहां के पीएम को, रशिया के प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की। उन्होंने शहर छोड़ दिया और ट्रूप्स को बुला लिया। एट डॉन, मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग्स ऑफ टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर। जो मिलिट्री मैन थे दैट वर लॉयल टू द गवर्नमेंट, इन्होंने क्या किया, बिल्डिंग को सीज कर लिया। टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर वगैरह जो था वो सब बंद करा दिए गए। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेज एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। ऐसे लोग, नमस्ते नमस्ते, ऐसे लोग जो सरकार के समर्थक थे, उन्होंने टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेस पे कब्जा कर लिया जो समर्थक थे, और विंटर पैलेस की रक्षा करी। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमिटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। देखिए, ये तो प्रो गवर्नमेंट हो गए मेजर्स, जो सरकार के समर्थन में थे उन्होंने ये सब मेजर किए। बाकी जो मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई गई थी लियोन ट्रॉट्स्काई के अंडर में, उन्होंने अब अपना काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने सारे सपोर्टर्स को बोला कि गवर्नमेंट ऑफिस को सब लोग घेराव करो, कब्जा करो और मिनिस्टर्स को अरेस्ट करो। लेट इन द डे द शिप अरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस। बमबारी शुरू हो गई विंटर पैलेस पे। द शिप अरोरा, अदर वेसल सेल डाउन इन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। देखो, शिप वगैरह से आए लोग बड़े पैमाने पे और मिलिट्री पॉइंट पे सारी चीजें कब्जाने लगे। By the nightfall, the city was under the committee's control and the minister had surrendered. शाम आते आते क्या होने लग गया कि पूरी तरीके से पासा पलट गया। लियोन ट्रॉट्स्काई ने बहुत जबरदस्त रणनीति यहाँ पे अपनाई थी। शाम आते आते सारे मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया था। सिटी was under the control of the military committee. At a meeting of the All Russian Congress of Soviets in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action. Good morning. ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत एक मीटिंग होती है पेट्रोग्राड में, और ज्यादातर वहां पे जो मेजोरिटी होती है वो जो बोल्शेविक द्वारा ये कदम उठाया गया है इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं। कहते हैं नहीं, इन लोगों ने जो काम किया बिल्कुल सही काम किया। अपराइजिंग्स टुक प्लेस इन अदर सिटीज। देयर वाज हेवी फाइटिंग, literally heavy fighting, especially in Moscow, but by December the Bolshevik controlled the Moscow Petrograd area. तो हमने देखा किस तरीके से गवर्नमेंट के बीच में और जो बोल्शेविक्स हैं उनके बीच में एक टसल हो रहा है, ठीक है। और दिसंबर आते आते, जो अक्टूबर में युद्ध स्टार्ट हुआ था, वो दिसंबर आते आते किस तरीके से बोल्शेविक मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया पे अपना स्वामित्व, प्रभुत्व, डोमिनेंस स्थापित कर लेते हैं। तो ये अक्टूबर 1917 का एक कहानी रही। तो लेनिन की फोटो है इसमें, ट्रॉट्स्काई की फोटो है विद वर्कर्स एट पेट्रोग्राड। तो ये सब चीज है इस तरीके से। व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर। अब ये जो अक्टूबर की क्रांति हुई,
इसके बाद क्या बदलाव हुआ, हमने देखा किस तरीके से जो यहाँ पे अभी तक कंजर्वेटिव मिनिस्टर्स थे, नाउ बोल्शेविक्स की डोमिनेंस हो गई, बोल्शेविक्स की डोमिनेंस हो गई। तो अब देखते हैं कि क्या क्या बदलाव हो गया। द बोल्शेविक्स वर टोटली अपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बोल्शेविक्स की अगर बात करी जाए, इनकी विचारधारा कैसी थी? कोर सोशलिज्म, मार्क्स के विचारों से जबरदस्त तरीके से प्रभावित कोर सोशलिज्म। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1970। अब सत्ता किसके हाथों में आ गई? बोल्शेविक्स के हाथों में। तो वो विचारधारा आपको अलग अलग डोमेन में भी देखने को मिलेगी, जैसे कि इंडस्ट्री और बैंक्स ज्यादातर नेशनलाइज कर दिए गए, राइट। दिस मेंट दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इसका ये मतलब है कि अब ये सब चीजें सरकारी हो गई। सरकारी होने का क्या मतलब है? ओनरशिप और मैनेजमेंट किसके हाथों में आ गया? गवर्नमेंट के हाथों में आ गया। डेट वाला, ओके ओके, सम इंपॉर्टेंट डेट्स। डेट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, रशिया फॉलोड द जूलियन कैलेंडर अंटिल 1 फरवरी 1918। इसके बाद इन्होंने चेंज किया था, जैसे ग्रेगोरियन हम लोग फॉलो करते हैं। द कंट्री देन चेंज्ड टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर विच इज फॉलोड एवरीवेयर टुडे। इससे पहले इनका जूलियन कैलेंडर चलता था। द ग्रेगोरियन डेट्स आर 13 डेज अहेड ऑफ द जूलियन डेट्स। तो अगर 1 फरवरी 1918 हो रहा है तो ग्रेगोरियन डेट्स क्या आएगी? 13 फरवरी 1918। सो बाय कैलेंडर द फरवरी रिवॉल्यूशन टुक प्लेस बाय 12 मार्च एंड अक्टूबर रिवॉल्यूशन टुक प्लेस ऑन 7 नवंबर, ये कह रहा है। बट ये जो 1917 डेट और इससे पहले बता रहा है, ये अपना जूलियन कैलेंडर फॉलो करते थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए, इसकी डेट क्या बनेगी? इसकी डेट आज के टाइम पे बनेगी अक्टूबर रिवॉल्यूशन, अगर इसमें 13 दिन जोड़ दो तो 7 नवंबर होता है। लेकिन इसको ये ध्यान न रखिएगा, क्यों? क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन है। ज्यादातर जो बुक्स में लिखा जाता है, इसको अक्टूबर रिवॉल्यूशन के ही नाम से जाना जाता है। तो इस पे मत जाइएगा, ये आपकी केवल जीके के लिए है एज सच। ज्यादातर अगर आपसे अक्टूबर रिवॉल्यूशन पूछे तो आपको यही सब चीजें लिखनी है, किस तरीके से सत्ता में परिवर्तन लाया गया एक कूप के द्वारा अंडर द लियोन ट्रॉट्स्काई। एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई गई थी दैट वाज सपोर्टेड बाय बोल्शेविक्स एंड अदर सोशलिस्ट पार्टीज प्रेवलेंट एट दैट टाइम इन रशिया। तो ऐसे लिखोगे अक्टूबर रिवॉल्यूशन। तो ये आपकी जीके के लिए है, ठीक है। और बाकी ये जो है सम इम्पोर्टेंट डेट्स अभी तक का जो इवेंट्स कुछ हुए हैं उसको मेंशन कराया गया है। 1850s 1880s में डिबेट्स और सोशलिज्म। 98 कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें देखते रहना, ये कभी पूछेगा नहीं। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी थी। ब्लडी संडे हुआ 1905 का। 1917 में जार छोड़ देता है, एब्डिकेट कर देता है। हम लोग ने देखा था किस तरीके से वहां पे उसको मिलिट्री वाले समझाने आते हैं। फिर पेट्रोग्राड की स्थापना होती है और डूमा में वहां पे जाके उसको कैप्चर कर लेते हैं, वहां पे एक पार्टी बन जाती है। तो सिविल वॉर फॉर्म अभी तो अब आगे अब चल रहा है अपना सीन। तो व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, तो मैंने अभी यहाँ बताया कि अब बोल्शेविक्स यहाँ पे सत्ता पे आ गए, बोल्शेविक्स। तो अब ये क्या करेंगे? अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे परिवर्तन ला रहे हैं। कोर सोशलिस्ट हैं ये लोग। तो इंडस्ट्री और बैंक्स को इन्होंने नेशनलाइज किया 1917 में। लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। बहुत जबरदस्त चीज, क्योंकि इनका जो रिवॉल्यूशन था उसका कहीं ना कहीं जुड़ाव था कंट्री साइड से, विलेजेस से। तो इन्होंने क्या किया? लैंड को सोशल प्रॉपर्टी घोषित किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं। लैंड वाज अ सोशल प्रॉपर्टी, सबका अधिकार है। अब पीजेंट्स को बोल दिया गया, पावर दे दी गई कि जो नोबिलिटी के लैंड है वो अब आपके हो जाएंगे। इन सिटीज बोल्शेविक्स एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स। शहरों में इन्होंने क्या किया? बोल्शेविक्स ने घरों के पार्टीशन कर दे अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट्स। अब 2 जना रह रहे हैं, 2 लोग रह रहे हैं और 2000 स्क्वायर फुट पे रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। उसमें पार्टीशन कर दिया। एक फैमिली है, 5 लोग हैं, वो 200-300 स्क्वायर फीट में रह रहे हैं, उनके लिए रहने के लिए जगह ही नहीं है। और बाकी जगह
एक 2 लोग रह रहे हैं 2000 स्क्वायर फीट में, तो इसको ऐसे पार्टीशन किया गया कि सबको रहने के लिए स्पेस प्रॉपर मिल सके। तो फैमिली रिक्वायरमेंट्स के तहत कैसा पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस किया गया। दे बैंड द यूज ऑफ ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, जो टाइटल्स यूज करते थे लोग उसको इन्होंने बैन किया, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बैन है। To assert the change, new uniforms were designed for the armed and officials following a clothing competition organized in 1918 when the Soviet that Vyudhunkova was chosen. तो ये एक ड्रेस है जिसका नाम है ब्यूदनकोवा, इसका सिलेक्शन किया गया एक कंपटीशन के थ्रू कि किस तरीके से अब एक नई यूनिफॉर्म होगी हमारे सैनिकों की। तो ये एक चेंज लाया गया, अब नई तरीके की यूनिफॉर्म इनकी स्टार्ट हो गई। The Bolshevik Party was renamed the Russian Communist Party. इन ये नामकरण चेंज हुआ। November 1917, the Bolsheviks conducted the elections to the Constituent Assembly, but they failed to gain majority support. बोल्शेविक्स ने सत्ता धारण तो कर ली थी कूप के तहत अंडर ट्रॉट्स्की, बट इनको लगा कि चलो ठीक है, अक्टूबर हो गया, नवंबर आ गया, इलेक्शंस करा देते हैं, पार्लियामेंट का जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है इलेक्शन करा देते हैं। तो इलेक्शन इन्होंने कराया, लेकिन इनको मेजोरिटी नहीं मिल पाई। In January 1918, the assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the assembly. लेकिन सर्वे सर्वा कौन है इस समय? लेनिन। तो जनवरी 1918 में यहाँ पे प्रपोजल लाए जाते हैं। देखो पार्टी तो है लेकिन मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिल पाया, लेकिन भय के कारण और मिलिट्री का सपोर्ट होने के कारण ये लोग अभी भी रूल कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जो है उनको कम मिला है, इनको जो सपोर्ट मिला है ज्यादा मिला है, लेकिन इतना नहीं मिला है कि मेजॉरिटी में बन सके, बट स्टिल ये रूल कर रहे हैं। तो जनवरी 1918 में क्या होता है कि द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस द सिटी असेंबली। तो होता क्या है कि बोल्शेविक कुछ सुधार लाना चाहते हैं, उसके लिए प्रपोजल रखा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, लेकिन दैट वाज रिजेक्टेड। तो इसके चलते क्या करता है लेनिन, असेंबली को ही डिसमिस कर देता है। He thought that all Russian Congress of Soviets was more democratic than an assembly elected in uncertain condition. इनका ये मानना था कि एक ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत जो है वही सही है, वो ज्यादा डेमोक्रेटिक है, वो ज्यादा हमारी बातें मान लेती हैं। ये जो पता नहीं कैसे चुन के लोग आए हैं, अनसर्टेन कंडीशंस में लोग चुने गए असेंबली में, हमारी बात नहीं मानी जाती। In March 1918, despite opposition by their political allies, the Bolsheviks made peace with Germany at Brest-Litovsk. मार्च 1918 में क्या होता है, जर्मनी और रशिया दोनों लड़ रहे थे। आप लोग को पता होना चाहिए वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे वेस्टर्न फ्रंट पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया इधर रशिया के साथ लड़ रहे थे। मार्च 1918 में लेनिन क्या करता है, और बोल्शेविक पार्टी एज सच, ये जर्मनी के साथ एक शांति समझौता साइन कर देता है। In the years that followed, the Bolsheviks became the only party to participate in the elections to the All-Russian Congress of Soviet, which became the parliament of the country. आगे जाके क्या होगा, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत का चुनाव होता है जिसमें बोल्शेविक ही मात्र ऐसी पार्टी होती है जो पार्टिसिपेट करती है। और भाई जाहिर सी बात है, एक ही पार्टी अगर पार्टिसिपेट करेगी इलेक्शंस में तो जाहिर सी बात है केवल वही जीतेगी, बाकियों को ये खड़ा ही नहीं होने देंगे, बाकियों को लीडर को मरवा देंगे, कॉन्स्पिरेसी कर देंगे। तो यही सर्वे सर्वा हो गया एक तरीके के। और जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है, यही आगे जाके पार्लियामेंट हो जाती है रशिया की। तो रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। अब देखो ट्रेड यूनियंस, अगर देखा जाए तो इनकी स्टार्टिंग ही ट्रेड यूनियन से हुई थी। अब इन्होंने ही क्या किया, ट्रेड यूनियंस को पार्टी कंट्रोल के अंडर में कर दिया। पार्टी कंट्रोल के अंडर में करने का क्या मतलब है कि सरकार की देखरेख के अंदर आ गए ट्रेड यूनियंस। अभी तक जिनकी डिमांड करते रहते थे कि क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बिल्कुल ये सारी बातें अब इन्हीं को पार्टी कंट्रोल में ले आए। The secret police called the Cheka first and later
OGPU and NKVD punished those who criticized the Bolsheviks. अब यहाँ पे पुलिस को ऐसी ताकतें दी गई थी कि अगर कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ भी चू बोले तो उसको खूब मारो. Many young writers and artists rallied to the party because it stood for socialism and for change. काफी यंग राइटर्स आर्टिस्ट थे, पार्टी के साथ खड़े रहते थे, बोल्शेविक्स के साथ खड़े रहते थे. क्यों? क्योंकि इनका मानना था ये जो पार्टी है सोशलिज्म और बदलाव की पार्टी है. आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर. तो ये जो एक नया फ्रीडम मिला है आर्टिस्ट को, राइटर्स को, इसकी वजह से क्या हुआ, आर्ट और आर्किटेक्चर बहुत फ्लरिश हुआ अक्टूबर 1917 के बाद. क्योंकि अभी तक एक यहाँ पे माहौल बहुत ही डल हो गया था, ग्लूमी हो गया था, एक जो सोच थी लोगों की बिल्कुल थम गई थी. बट अब लोग फ्री हो गए हैं, लोगों की विचारधारा अब अलग आई है. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सौम्या, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन भी हो और मोनार्क भी हो. ठीक है, तो ये अब यहाँ पे पार्टी है तो हम लोग डिक्टेटरशिप भी नहीं यूज कर सकते. तो वन पार्टी रूल, आई थिंक यही कहा है अभी, तो यही कहेंगे वन पार्टी रूल. नमस्ते नमस्ते, वन पार्टी रूल. हाँ, तो 1917 दिस लेड टू एक्सपेरिमेंट्स. तो हम क्या कह रहे थे, हम ये कह रहे थे अब यहाँ पे लोग फ्री हुए हैं, लोग सोच रहे हैं, सोशलिज्म के अंडर में है लोग, काफी नए नए आइडियाज फ्लरिश हो रहे हैं, न्यू न्यू थॉट्स आ रहे हैं. बट many became disillusioned because of the censorship the party encouraged. तो एक सेक्शन ये था जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो रहा है, सोच रहा है, जो सोशलिज्म के सपोर्ट में है. दूसरे लोग हैं जो कि नाखुश हैं because of the excessive censorship the party has imposed. कि आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते हो, कुछ चू चू करोगे तो फिर पुलिस डंडा को मारेगी. सरकार के खिलाफ आप वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो बोल्शेविक पार्टी को. सारी की सारी ट्रेड यूनियंस जो है हमारे सरकार के अधीन आ गई हैं, वो कुछ नहीं स्ट्राइक वगैरह कर सकती है सरकारी दफ्तरों में, सरकारी इंडस्ट्रीज में, क्योंकि इंडस्ट्रीज भी ज्यादातर नेशनलाइज्ड हो चुकी हैं. सो एक क्लास था जिसको सोशलिज्म के सपोर्ट में था, एक क्लास था जिनको ये सब चीजें नहीं भा रही थी, नहीं अच्छा लग रहा था. तो यही है, दो व्यूज बताए गए. नाउ नेक्स्ट इज द सिविल वॉर. When the Bolsheviks ordered land redistribution, the Russian army began to break up. Soldiers, mostly peasants, wished to go home for the redistribution and deserted. Non-Bolshevik socialist liberal supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising. दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरा सीन आप लोग के दिमाग में है अभी तक. बोल्शेविक सत्ता में आ गए हैं, अक्टूबर का रिवॉल्यूशन हो चुका है, नए नए आइडियाज आ रहे हैं, लोग काफी लोग सोशलिज्म के सपोर्ट में हैं, काफी लोग उसके अगेंस्ट में हैं. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है. जब बोल्शेविक्स ने बोला लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन करने को, जैसे ही ऑर्डर पास हुआ वैसे ही यहाँ पे खट से क्लैश हुआ सोसाइटी में. एक लोग थे सोल्जर्स, ज्यादातर जो किसान थे, वो अपने वापस घर जाना चाहते थे इस रिडिस्ट्रीब्यूशन को लेके, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सबको लैंड दिया जा रहा है ना, तो वापस से घर जाना चाहते थे. जो दूसरे लोग थे, नॉन बोल्शेविक्स, सोशलिस्ट, लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी, जो बाकी लोग थे, बोल्शेविक की विचारधारा को नहीं समर्थन देते थे, तो उनका ये मानना था कि ये जो बोल्शेविक अपराइजिंग हुई और जो बोल्शेविक सत्ता में आ गए, ये सही नहीं है और ये गलत काम कर रहे हैं. Their leaders moved to South Russia and organized troops to fight the Bolsheviks, the Reds. अब इनका ये मानना था, जो विचारधारा से सहमत नहीं थे बोल्शेविक्स की, क्या कि हम लोग अब ऑर्गेनाइज होते हैं और बोल्शेविक्स के खिलाफ लड़ाई करते हैं. ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 का ये समय आ चुका है. द ग्रीन्स, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज एंड वाइट्स
pro-Tsarist, controlled most of the Russian Empire. तीन चीजें हैं यहाँ पे आपको समझनी है, कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। रेड कलर बताता है बोल्शेविक्स को, ग्रीन कलर बताता है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज को, याद आ रहा है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज हमने आप लोग को बताया था। व्हाइट कलर दर्शाता है जो जार के सपोर्टर्स हैं, राजा के सपोर्टर, उसकी फैमिली के सपोर्टर। तो 1918-1919 के टाइम पे बता रहा है ग्रीन्स एंड व्हाइट्स दे कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। जो रेड था वो कम जगह पे था, बट था बेसिकली मेन जगह था, मॉस्को और पेट्रोग्राड। They were backed by French, American, British and Japanese troops, all those forces who were worried at the growth of socialism in Russia. जो ग्रीन व्हाइट रहे, they were backed by French, American, British, Japanese troops. इनको सपोर्ट था, इन लोगों को, ग्रीन और व्हाइट को इनका सपोर्ट था इन कंट्रीज का। क्यों? क्योंकि ये जो बोल्शेविक्स हैं ये कोर सोशलिस्ट हैं और ये कंट्रीज सोशलिज्म विचारधारा के अगेंस्ट में रही हैं, अगेंस्ट में रही हैं। तो ये इनको सपोर्ट करते थे, युद्ध करा दो वो सब सही है, जार रूल करे वो सब सही है, लेकिन सोशलिज्म नहीं आना चाहिए। As these troops and the Bolsheviks fought a civil war, looting, banditry and famine became common. अब भाई जाहिर सी बात है इसमें और इसमें क्लैश होगा और लोगों ने करवाया भी। जैसे आज के टाइम पे भी अगर देखिए मिडिल ईस्ट में क्या होता है, झगड़े की फसाद ज्यादातर अमेरिका रहती है। ब्रिटेन का तो टाइम गया, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भी इन्वॉल्व रहता है। तो कहने का ये मतलब है थर्ड पार्टी जरूर इन्वॉल्व होगा। वैसे यहाँ पे ये सब थर्ड पार्टी हैं, फ्रेंच, अमेरिका, ब्रिटिश, जापान। तो ये और ये लड़ाई की है, आपस में एक ही घर में रह के ये सब लड़ाई की है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिविल वॉर। इसको बोलते हैं हम लोग सिविल वॉर। तो अभी तक की लड़ाई हो रही थी राजा के खिलाफ, जिसमें बोल्शेविक सामने आ जाते हैं सबका सपोर्ट लेके। अब इन्हीं को हटाने की कवायद चली है इनके घर में, यह है सिविल वॉर। तो सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग व्हाइट्स टुक हार्श स्टेप्स विद पीजेंट्स हु हैड सीज्ड लैंड। अब देखो, सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग व्हाइट्स का मतलब दोज हु सपोर्ट जार। तो अब ये लड़ाई कर रहे हैं किनसे? पीजेंट्स के साथ, जिन्होंने लैंड को सीज कर लिया है, ले लिया है लैंड इनका, क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था ना। Such actions led to the loss of popular support for the non-Bolsheviks. Such actions, अब जो ऐसे ये सब कदम उठाए जा रहे हैं व्हाइट्स द्वारा ये सब, तो ये होता क्या है कि जो पॉपुलैरिटी थी, such actions led to the loss of popular support for the non-Bolsheviks. ये सब non-Bolsheviks हैं, ग्रीन और व्हाइट खासकर। तो ऐसे अगर आप एक्शन लोगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट कर रहे हो, व्हाइट्स ऐसे लूटमारी कर रहे हैं, तो जो नॉन बोल्शेविक्स का सपोर्ट था पूरे रशिया में वो कम होने लग गया। बाय जनवरी 1920 द बोल्शेविक्स कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। देखो पन्ना कैसे पलटा। इससे पहले वाले पैरा में आपने देखा था ग्रीन और व्हाइट दे कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशिया, और मैंने कहा था जो रेड है बोल्शेविक्स कुछ रीजन, कुछ पॉकेट ही कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर रशिया इनके हाथों में था। अब क्या हुआ, जबकि बोल्शेविक्स ने बोल दिया था कि हम रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करेंगे, तो इनकी तरफ से जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह के कारण इनकी पॉपुलैरिटी कम होने लग गई नॉन बोल्शेविक्स की। तो इसका फायदा किसको हुआ? बोल्शेविक्स को हुआ। और जनवरी 1920 आते आते बोल्शेविक्स का बड़े पैमाने पे रशियन एम्पायर जो पहले हुआ करता था वहां पे कब्जा हो गया। They succeeded due to cooperation with non-Russian nationalities and Muslims जादिदिस्ट। ये हम लोग ने एक और पहले देखा था। इनको समर्थन हासिल था नॉन रशियन नेशनैलिटीज का, मुस्लिम जादिदिस्ट का, जो एथनिक माइनॉरिटी में लोग रह रहे हैं उनका बोल्शेविक्स को सपोर्ट था। कॉपरेशन डिड नॉट वर्क वेयर रशियन कॉलोनिस्ट देमसेल्व्स टर्न्ड बोल्शेविक।
In Khiva, Central Asia, Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism. ये बड़ा गलत काम हुआ 1920 के टाइम पे। हम लोग देखेंगे कई जगह पे हुआ क्या था, जहां पे बोल्शेविक कॉलोनिस्ट थी, बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मसाकर्ड लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। सोशलिज्म का पर्चा फैलाने के चक्कर में काफी जगह पे कत्लेआम भी किया गया। In this situation, many were confused about what the Bolshevik government represented. दोस्तों, रशिया कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है। रशिया का टेरिटोरियल एक्सटेंट देखोगे अथाह है, बहुत है वो। तो लोगों को, और उस समय इतना ज्यादा इंटरनेट नहीं था, कनेक्टिविटी एज सच नहीं थी, इंफॉर्मेशन पहुंचाना इतना आसान नहीं था, तो लोगों ने अपने तरीके से सोशलिज्म को प्रमोट करना शुरू किया। उनमें से काफी लोगों ने दूसरी कम्युनिटी को मारना शुरू कर दिया, दूसरी कम्युनिटी को मारना शुरू कर दिया, कहा कि यही सोशलिज्म है। जैसे एक एग्जाम्पल सुनिए, मैंने आप लोग को कहा था कि गांधी की जो विचारधारा थी वो अहिंसा और सत्याग्रह था, लेकिन उसको लोगों ने इनिशियली अपने तरीके से किया ना, कि ये गांधी जी ने बोला हमें आजादी चाहिए तो ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। तभी तो नॉन टैक्स कैंपेन चलाया गया, काफी जगह पे टैक्स लोगों ने नहीं दिया था। ये तो गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। काफी जगह पे लोगों ने चौकीदारा टैक्स देने को मना कर दिया था। कहने का ये मतलब है, एक बात को दूसरे लोग किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं अगर उनके पास जानकारी ठीक से ना पहुंचाई जाए। जानकारी ठीक से अगर ना पहुंचाई जाए तो उसको लोग अपने तरीके से इंटरप्रेट करने लग जाते हैं। यही कुछ यहां पे हुआ। जैसे स्वराज, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, लोगों ने उसको अपनी तरह लिया। उसको काफी कुछ लोगों ने स्वराज को माना कि अल्टीमेट इंडिपेंडेंस हो जाएगी, कुछ लोगों ने माना नहीं, डोमिनेंस होगा। तो वैसे ही यहाँ पे सोशलिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो सब अपनी तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे कि सोशलिज्म मतलब जो प्योर रशियंस हैं, जो यहीं के नेशनलिस्ट हैं, इसी कोर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, बाकी लोगों के प्रति उन्होंने फिर दूसरा रवैया अपनाया, बिहेवियर अपनाया। सो ये चीज है। तो in this situation many were confused about what the Bolshevik government represented. Partly to remedy this, most non-Russian nationalists were given political autonomy in the Soviet Union, USSR, the state the Bolshevik created from the Russian Empire in December 1922. क्या हुआ? तो जब इन लोग को पता चला बोल्शेविक्स को कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो बोल्शेविक्स ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पहले तो पूरी अपनी जो रीजन पे इनका जो डोमिनेंस हो गया था, सारी टेरिटरी इनके अंडर में आ गई थी, उसको लेके बनाया इन्होंने सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। और उसमें क्या किया, जो नॉन रशियन नेशनलाइट्स थे, नॉन रशियन, अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था ना, रशिया के कौन कौन से रीजन आ रहे हैं, बोस्निया के रीजन आ रहे थे, काफी बाल्टिक नेशंस आ रहे थे, तो उसको इन्होंने पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी। तुम इंडिपेंडेंट हो, जो भी करना है वो करो, लेकिन रहोगे किसके अंडर में? यूएसएसआर के अंडर में। इसीलिए तो जब इसका 1990s में विघटन होता है, जब ये टूटता है, तो ढेर सारी कंट्रीज बनती है ना। जब यूएसएसआर टूटता है तो ढेर सारी कंट्रीज बनती हैं। तो इसके जो फॉर्मेशन हुआ था, तो फॉर्मेशन में जो नॉन रशियन नेशनलाइट्स थे, इनको फ्रीडम दे दी गई थी, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी गई थी। जाओ अपने यहाँ तुम इलेक्शन कराओ, अपनी सरकार चुनो, लेकिन रहोगे तुम हमारे अंडर में। But since this was combined with unpopular policies that the Bolsheviks forced the local government to follow, like harsh discouragement of nomadism, attempts to win over different nationalites were only partly successful. काम तो अच्छा किया, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी नॉन रशियन नेशनलाइट्स को, लेकिन इनके द्वारा जो ऑर्डर थोपे जा रहे थे,
सारी यूएसएसआर कंट्रीज पे, वो अच्छा नहीं था। जैसे कि नोमैडिज्म, इसको इसको इन्होंने क्या किया था, डिस्करेज किया था। डिस्करेज इन द सेंस कि कोई भी नोमैडिज्म को फॉलो नहीं करेगा। और आपको पता होना चाहिए ज्यादातर वो जो रशिया का पार्ट है वहां पे नोमैडिज्म ही लोग करते थे, एग्रीकल्चर नोमैडिज्म इन द सेंस कि एक जगह पे ना रह के मूव करते रहना। ट्राइब्स वगैरह काफी थी, नोमैडिज्म फॉलो करते थे, तो नोमैडिज्म पे इन्होंने रोक लगा दी थी पूरी तरीके से। तो ये सब कुछ लोगों को नहीं पसंद आया था। तो ये चीज हो गई सीन। नाउ मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी ड्यूरिंग द सिविल वॉर आप लोग को दिमाग में बिल्कुल आ जाना चाहिए। सिविल वॉर जब यहाँ पे बात हो रही है तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जो बोल्शेविक्स और ग्रीन और व्हाइट का सीन चला, ये है सिविल वॉर। आपस में सब भिड़े थे ना आपस में। द बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड। सिविल वॉर के टाइम पे क्या हुआ, the Bolsheviks kept industries and banks nationalized. They permitted peasants to cultivate the land that had been socialized. Bolsheviks used confiscated land to demonstrate what collective work could be. सिविल वॉर के टाइम पे इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज रखा गया था। किसानों को, पीजेंट्स को उन लैंड को भी उस पर हल चलाने का परमिशन थी जो कि अभी तक सोशलाइज्ड हो चुके हैं। रिडिस्ट्रीब्यूशन जिनको जिनको मिल चुका है उस पर उन लोग को अलाउ कर दिया गया, आप लोग अपना काम करो। बोल्शेविक्स ने जो लैंड को कन्फिस्केट कर लिया था शहरों में, और फिर इस पे अलग अलग काम शुरू करा दिए गए थे। तो ये एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन था, डिमॉन्स्ट्रेशन था कि कलेक्टिव वर्क क्या क्या करने में सक्षम हो सकता है। आपने क्या किया था, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के साथ साथ आपने जो शहर के भी लैंड थे उसको भी आपने कब्जा लिया था ना। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अगर इसको इतनी जरूरत है तो इतना आपने ले लिया, इसको इतनी जरूरत है तो इतना आपने ले लिया। फिर यहाँ पे आपने कुछ और स्टार्ट किया था क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट हटा दिया गया था। A process of centralized planning was introduced, and this is what we have also introduced in our 5-year plans. ये चीज हम लोग ने यूएसएसआर से कॉपी करी है। The process of centralized planning was introduced. Official assessed how the economy could work and set targets for 5-year period, and I think that is the most amazing thing. आपको अगले 5 साल के पीरियड के लिए एक प्लानिंग करनी है, टारगेट सेट करने हैं, कैसे इकोनॉमी को हम लोग नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। On the basis they made the 5-year plans. The government fixed all prices to promote industrial growth during the first 2 plans. The government fixed all prices. Government ने सारे prices fix कर दिए during the first 2 plans, 2732, 1933, 38. Centralized planning led to economic growth. अब भाई सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हो रखी है वहां पे, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई रशिया में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड by 100% in the case of oil, coal, steel. New factory sites came into being. बड़ा अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। However, rapid construction led to poor working condition. आपने भयंकर तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन तो किया लेकिन जो लोगों का रहन सहन है वहां पे वो पुअर रहा, पुअर वर्किंग कंडीशंस। इन द सिटी ऑफ मैग्नेटोगॉर्स्क the construction of a steel plant was achieved in 3 years. Workers lived hard lives and the result was 550 stoppages of work in the first year alone. ये एग्जाम्पल देखिए जरा, एक स्टील प्लांट तो आपने सेट कर दिया 3 सालों में, लेकिन वहां पे जो वर्कर्स की कंडीशन थी वो बड़ी ही बेकार हो रखी थी, जिसके तहत 550 स्ट्राइक एक ही साल में आपको देखने को मिल गई। 550 स्ट्राइक, 550 बार काम को रोका गया। In living quarters in the winter time at 40 degrees below, people had to climb down from the 4th floor and dash across the streets in order to go to the toilet. इतनी हार्श कंडीशन में इन लोग को रहना पड़ता था। 40 डिग्रीज बिलो, समझ रहे हो, 0 से 40 डिग्री नीचे, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करना पड़ता था। और बाथरूम अगर जाना पड़ा था, टॉयलेट जाना पड़ता था, स्ट्रीट पे आके फिर जाते थे क्योंकि बहुत अंडरग्राउंड काम कर रहे होते थे। An extended schooling system developed.
अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर फैक्ट्री वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज। एक स्कूलिंग सिस्टम इजाद किया गया, इवॉल्व किया गया, सो दैट ये जो वर्कर्स आ रहे हैं ये पढ़ाई वगैरह कर सकें। क्रेच वर एस्टैब्लिश इन फैक्ट्रीज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विमेन वर्कर्स। क्रेच वगैरह का प्रावधान किया गया है, भारत सरकार ने भी ऐसे ही कुछ किया गया है, क्रेच वगैरह की फैसिलिटी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में। चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड। चीप पब्लिक हेल्थ केयर, मेडिकल फैसिलिटीज को सस्ता किया गया इन लोगों के लिए। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स वर सेटअप फॉर वर्कर्स। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स बैठाया गया। द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन दो सिंस गवर्नमेंट रिसोर्सेज वर लिमिटेड। अब इन सब का इफेक्ट अनइवन रहा, कहीं पे ठीक रहा, कहीं पे नहीं ठीक रहा, क्योंकि सब जगह पे एक साथ सरकार नहीं काम कर सकती थी बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज दैट द गवर्नमेंट हैड। तो यहाँ पे एक चीज जो सब अल्टीमेटली फायदा मिल रहा है फैक्ट्रीज को, तो फैक्ट्रीज केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ सोशलिज्म। तो सोशलिज्म जब भी बात होती है तो इस ये फोटो जरूर आएगी जहाँ पे इंडस्ट्रीज और पॉल्यूशन, मतलब इंडस्ट्रीज दिखाया जाएगा बेसिकली। पोस्टर स्टेट्स द स्मोक फ्रॉम द चिमनीज इज द ब्रीदिंग ऑफ सोवियत रशिया। तो ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द स्मोक फ्रॉम द चिमनीज इज द ब्रीदिंग ऑफ सोवियत रशिया। उस टाइम पे सोशलिज्म को इस तरीके से जोड़ा गया रशिया में। ये देखिए एक वर्कर की फोटो, स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हुए, फैक्ट्री डाइनिंग हॉल, सब बैठ के मेस एक तरीके की खा रहे हैं ना। स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, अभी तक सब कुछ ठीक है। देखो सुनो ध्यान से, आपको बस इवेंट पे हल्का सा ध्यान देना है, ठीक है। आपको डेट्स वगैरह ऐसा जितना जो जितनी याद रहे। अब भाई 1917 का अक्टूबर रिवॉल्यूशन, ये तो ध्यान ही करना पड़ेगा क्योंकि अगर अक्टूबर रिवॉल्यूशन आ जाता है लिखने को, ठीक है। लेकिन इतना कोई घबराइएगा नहीं, आपको इतना इन डेप्थ में पढ़ना ही नहीं है। अभी जो 18, 19, 20 पेपर हुआ है, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के जो सवाल आए हुए हैं वो आप लोग देख लो, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री एज सच इतना डिटेल में और घुस के नहीं पढ़ने की जरूरत है। जो क्रांतियां हुई उसके आगे पीछे बस एक दो बातें याद रखो, खत्म करो। अगर एक दो शब्द याद हो जाते हो ठीक है, बस इतना डेप्थ में कोई जाने की जरूरत नहीं है किसी को। बिल्कुल डायरेक्ट बनेंगे रचना, बिल्कुल डायरेक्ट, कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन समझाइए, ठीक है। बस उसमें आप रीजन बता सकते हो, कुछ नाम दे सकते हो, और आपको इतना ज्यादा नहीं इस पे जोर देना है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री सबसे कंपोनेंट अगर देखा जाए तो सबसे सही कंपोनेंट है जीएस पेपर 1 का, जिसमें हल्का सा कहानी की तरह आप पढ़ लो और आपका काम हो जाएगा। कुछ इवेंट्स पे ज्यादा फोकस करिएगा, खासकर वर्ल्ड वॉर्स पे, वर्ल्ड वॉर्स के रीजंस, और वर्ल्ड वॉर होने के बाद क्या क्या बदलाव हुए उस पर ध्यान देना। हम लोग यहाँ पे अभी क्या देखें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन है क्या, उसको कैसे आप समझा सकते हो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने वर्ल्ड को क्या क्या दिया, वर्ल्ड को क्या क्या दिया। भारत का रिलेशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ, भारत का रिलेशन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ। तो इसको ऐसे पढ़ना, इसको फिल्टर जब करोगे आप लोग तो इसको ऐसे पढ़ना, तो एनसीईआरटी इसमें काम आ सकती है। और अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसको आप गूगल कर सकते हो आराम से, उस पर आप बातें लिख सकते हो। वेरीज सौम्या, वेरीज 2020 का जो पीसीएस का जीएस पेपर 1 रहा है उसमें बहुत क्वेश्चन आ गए। जब मैंने दिया था 2019 का, उसमें आई थिंक एक को क्वेश्चन नहीं थे वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है। 2020 का जो हुआ है अभी जस्ट, उसमें पीसीएस में काफी क्वेश्चन आ गए हैं, 3, 4, 5 सवाल आ गए। और जब 2019 का मैंने दिया था उसमें कोई क्वेश्चन नहीं था, और होगा भी तो मुझे ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं था शायद। 2018 में देख लेना क्या रहा। तो ये कोई फिक्स नहीं होता है,
कभी कोई पोर्शन से ज्यादा सवाल आ सकते हैं, कभी कोई पोर्शन से ज्यादा सवाल आ सकते हैं, डिपेंड्स, इट वेरीज। तो इस बार का पेपर देख लेना, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छी खासी पूछ ली गई है। चलिए ठीक है। स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। और अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है, उसके बाद और भी किताबें देखनी पड़ेंगी। स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, और पीसीएस के लिए यकीन मानिए इससे ज्यादा कुछ ना करिएगा, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं करेगा पीसीएस के लिए। वर्ल्ड हिस्ट्री इसी से पढ़ो, थोड़ा बहुत नेट से देख लो, खत्म करो। कोई भी और कोई किताब पढ़ेगा नहीं, हम फिर से बता रहे हैं आपको, पढ़ने के लिए और भी सब्जेक्ट हैं और भी टॉपिक हैं, फालतू का इसमें दिमाग ना फोड़ना। अभी हम लोग 9th में 10th 11th 12th पे जब जाएंगे तो बहुत अच्छे से वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी हो जाएगी। इसके अलावा और कुछ पढ़िएगा नहीं, नेट पे थोड़ा बहुत सर्च करके खत्म कर देना, और कुछ नहीं कोई पढ़ेगा। Stalinism and collectivization, the period of early planned economy was linked to the disasters of collectivization of agriculture. The period of early planned economy was linked to the disaster of the collectivization of agriculture. तो जो प्लान्ड इकोनॉमी का महल, गुड मॉर्निंग, जो प्लान्ड इकोनॉमी का महल खड़ा कर दिया गया था, इट वाज लिंक्ड टू द डिजास्टर्स ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। दैट वाज लिंक्ड टू द डिजास्टर्स ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर का कलेक्टिवाइजेशन किया था उसके कारण कई जगह पे प्रॉब्लम हो रही थी, तो प्लान्ड इकोनॉमी उसी पे थी। और प्लान्ड इकोनॉमी को अगर हम लोग देखा जाए तो इसकी ग्रोथ, प्लान्ड इकोनॉमी में ग्रोथ किसकी हो रही थी? आपको लग रहा है एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई है? सोशलिज्म भी अभी आपने एक पोस्टर देख लिया, आपने एक पोस्टर देख लिया अभी जस्ट, उसमें आपको लग रहा है कि प्लान्ड इकोनॉमी में एग्रीकल्चर पे बात करी गई थी? नहीं, यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज की बात करी गई थी ना, इंडस्ट्रीज को धुआं धुआं फेंको, एग्रीकल्चर पे बात। यही चीज अपने यहाँ पे हुई थी इंडिया में। इंडिया में 5 ईयर प्लान्स ने फोकस इनिशियली किस पे किया था? इंडस्ट्रीज पे किया था, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था? डैम्स और द टेम्पल्स ऑफ इंडिया, ऐसे उनका वो है। तो डैम्स क्यों बनाए जा रहे हैं? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी दी जा सके हैवी इंडस्ट्रीज को। तो स्टार्टिंग यहाँ इन्होंने भी यही किया था, 5 ईयर प्लान जो अपने इंडिया के इनिशियली रहे उन्होंने फोकस किया था, इसीलिए तो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाना पड़ गया था। क्योंकि जब आप अपने एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दोगे इनिशियल के 15-20 साल, ठीक है, तो प्रॉब्लम तो होगी ही होगी, प्रॉब्लम तो होनी स्वाभाविक है। अगर आप अपने एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दोगे तो अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ाओगे खाने का तो कैसे काम हो पाएगा? आप इंडस्ट्री पे फोकस करे पड़ो। By 1927-28 the towns in Soviet Russia were facing an acute problem of grain supplies। देखो वहां भी यही कांड हो गया, 1927-28 में इन्होंने भी वही चीज झेल ली। आप इंडस्ट्रीज पे फोकस किए जा रहे हो, एग्रीकल्चर पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। 1927-28 के अराउंड क्या हो गया कि ग्रेन सप्लाईज की दिक्कत हो गई। डैम एजिंग में इससे इंटरेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। और क्या, 5 ईयर प्लान्स के तहत बनाए गए थे, आज तक उनको रेट्रोफिटिंग और रिवैम्प नहीं किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकता हूँ, एक ड्रिप चल रहा है प्रोग्राम, उसको भी मेंशन किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है हम कि ग्रेन सप्लाईज की प्रॉब्लम आ गई उनको, ग्रेन सप्लाईज की प्रॉब्लम आ गई। गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइसेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर एट दीज प्राइसेस। देखो वहां पे क्या हुआ, सरकार ने कह दिया, सरकार ने कह दिया कि 10 रुपए किलो हम गेहूं खरीदेंगे किसानों से, लेकिन किसान 10 रुपए प्रति किलो गेहूं सरकार को देने के लिए तैयार ही नहीं थे। एक तरीके का क्या है ये, एमएसपी, इस पे सरकार ने बोला हम सारी चीजें तुमसे ले लेंगे और उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसानों का ना ना, इतने पे हमसे ना, इससे ज्यादा तो मेरी लागत आ गई है। स्टालिन who headed the party after the death of Lenin, लेनिन मर चुके, स्टालिन गद्दी पे आ गए, introduced firm emergency measures। He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices। Speculation had to be stopped and supplies confiscated। खतरनाक इंसान, मिलिट्री इसके अंडर में थी। अब ये यहाँ पे लेनिन की गद्दी पे आ गया है। इनकी पर्सनैलिटी अगर आप लोग देखोगे, बोलते कम थे लेकिन तगड़ा बोलते थे।
लेनिन की अगर बात करी जाए, वॉज अ वेरी गुड ओरेटर, बहुत अच्छा बोलते थे लेनिन, लेकिन ये कम बोलते थे, लेकिन इनके एक्शन ज्यादा बोलते थे। ठीक है, इनकी पर्सनालिटी अगर आप देखोगे स्टालिन की, तो और इनका बैकग्राउंड भी मिलिट्री का था। तो इन्होंने क्या किया, जब ये आते हैं यहाँ पे लेनिन के बाद, तो कुछ इमरजेंसी मेजर्स तुरंत से लागू करते हैं। इन्होंने सोचा कि जो ये प्रॉब्लम हो रही है, ये उनके द्वारा कराई जा रही है, जो रिच पीजेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं। इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है, स्टॉक पाइलिंग शुरू कर दी है ग्रेन्स की, जमाखोरी जिसे हम लोग बोलते हैं। काहे के लिए लोग जमाखोरी करते हैं, स्पेकुलेशन क्रिएट करते हैं मार्केट में कि ये चीज कम हो रही है, और लोग जो है बड़े दामों पे इन सबको खरीदने लग जाते हैं। होता है ना, सरकार ने यही चीज तो करी है एक कानून के तहत लाके, एसेंशियल कमोडिटीज पे जो स्टॉक पाइलिंग वो सब था उसको हटाया है। तो होता क्या है कि स्टालिन को समझ में आया कि एक कारण ये हो सकता है। By in 1928, party members told the grain producing area supervising enforce grain collection and raiding kulaks, the name for well-to-do peasants. अब पार्टी वर्कर्स ने क्या किया, वहां पे ये लोग छापेमारी करने शुरू कर दिए उन एरियाज में जहाँ पे ग्रेन प्रोड्यूस होता था। छापेमारी करना शुरू करा, रेड मारना शुरू किया। कहाँ पे, कुलाक्स में। कुलाक्स कौन है, जो अमीर तबका है किसानों का। तो ये कुलाक्स आज के कहाँ है, पंजाब हरियाणा, ग्रीन रिवॉल्यूशन वाले एरिया जहाँ पे किसानों को बम्पर फायदा हुआ। As shortages continued, the decision was taken to collectivize farms. ग्रेन्स का शॉर्टेज कंटिन्यू रहा, तो एक डिसीजन लिया गया कि फार्म्स को कलेक्टिवाइज कर दो, सारे फार्म्स को सरकार के अधीन में करके सब एक कर दो। It was argued that grain shortages were partly due to the small size of holdings. जो कई कारण थे फूड शॉर्टेज के, उसका एक ये भी कारण आ रहा था कि जो साइज ऑफ फार्म है वो बहुत छोटा छोटा है। स्मॉल साइज लैंड होल्डिंग जो है किसानों की बहुत छोटी छोटी है। After 1917, land had been given over to the peasants. These small size peasants farms could not be modernized. To develop modern farms and run them along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate kukas, take away land from peasant and establish state control large farms. हुआ क्या था कि किसानों को इनका लैंड वगैरह वापस दे दिया गया था। तो लेकिन यहाँ पे जो ग्रेन की सप्लाई में कमी आई है, वहां पे एक बात सामने आई कि किसानों के पास जमीन बहुत छोटी छोटी है और कुछ किसानों के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं। तो स्टालिन और इनके जो पार्टी मेंबर्स थे, इन्होंने ये बात समझी कि ये जो छोटे छोटे और ये सब लैंड है, इनको अपने एक हमें लेना पड़ेगा, सब कुछ अपने अंडर में लेना पड़ेगा। क्योंकि इतने छोटे छोटे लैंड पे क्या ही मशीनरी चल सकती है भाई, क्या मशीन चला दोगे आप, क्या उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा दोगे, जरा सा तो लैंड है, क्या उससे बना लोगे। तो जरूरी है अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना तो इन सबको स्टेट कंट्रोल में लाना पड़ेगा। एक पोस्टर है, देखो यहाँ पे पोस्टर ड्यूरिंग कलेक्टिवाइजेशन, जब सारा लैंड कलेक्ट किया जा रहा था। इट स्टेट्स वी शैल स्ट्राइक एट द कुलाक वर्किंग फॉर डिक्रीज इन कल्टिवेशन। तो ये कुलाक को रिप्रेजेंट कर रहा है, कुलाक रिच पीजेंट, इसकी जमीन ली जा रही है। व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम अब शुरू हुआ। 1929 the party forced all peasants to cultivate in collective farms kolkhos। ये हम लोग ने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में देखा था, जहाँ पे हम लोग कोऑपरेटिव पढ़ रहे थे, याद आया जब हम लोग कोऑपरेटिव पढ़ रहे थे। तो ये आपको दिलो दिमाग में बैठा लेना है शब्द कॉलकोज, इसको सब लोग को दिमाग में बैठा लेना है दोस्तों। इसमें आप इफ बट नहीं करोगे, ये आपको याद ही कर लेना है। कॉलकोज क्या है, लिखोगे तो एक अच्छा आता है। कॉलकोज क्या है, कॉलकोज ये है कि अब सरकार ने जो ये सब अलग अलग लैंड थी, इसको एक कलेक्टिव फार्म बना दिया। The bulk of land and implements were transferred to the ownership of collective farms. Peasants worked on the land and the kolkhoz profit was shared. It was shared.
मतलब कि यहाँ पे किसी का मान लो कि 0.5 हेक्टेयर लैंड था, किसी का 0.3 हेक्टेयर लैंड था, यहाँ पे 5 हेक्टेयर लैंड था, यहाँ पे किसी का 8 हेक्टेयर लैंड था। अब ये सब सरकार ने ले लिया, तो अब इस पे सारे किसान काम करेंगे, लेकिन उनको जो शेयर मिलेगा वो उनके लैंड के प्रोपोर्शन में मिलेगा। Enraged peasants resisted the authorities and destroyed their livestock. जो गुस्साए हुए किसान थे उन्होंने बगावत करी, और क्या करते थे, इन्होंने अपना डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ स्टॉक, जानवर वानवर जो था वो गुस्सा के सब खत्म कर दिया। Between 1929 and 1931, the number of cattle fell by 1/3. बताओ, अपनी जो कैटल थी, लाइफ स्टॉक था, वो भी इन्होंने सब बेकार कर दिया। नहीं तो सरकार ले लेती ना सब, भाई तो गाय तो बकरी भी सरकार ले ली है। हाँ, ट्रैक्टर पलट दिया होगा। तो इन्होंने क्या किया, अपनी गाय वाय सब ऐसे ही खुली छोड़ दी, मार दिया ये सब। तो देखो, नंबर ऑफ कैटल फेल बाय 1/3, बहुत बड़ा नंबर है ये, बहुत बड़ा नंबर है ये। मीर, मीर कहाँ है, मीर कहाँ था? कोलकोज याद रखो, वो सब भूल जाओ जो भी जहां पे अगर रहा हो। पहले था, अच्छा अच्छा, जो भी है उसको भूल जाइए, इसको ध्यान रखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फार्मिंग के लिए जो कलेक्टिव लैंड किया गया था। हाँ, तो हम कहाँ थे? Those who resisted collectivization were severely punished. तो यहाँ पे अगर बात करी जाए, those who resisted collectivization were severely punished. जो कलेक्टिवाइजेशन के खिलाफ बोलता था या अपना लैंड देने से इनकार करता था, उसको मारा जाता था। Many were deported and exiled. काफी लोग को तो देश निकाला कर दिया गया। As they resisted collectivization, peasants argued that they were not rich and they were not against socialism. They merely did not want to work in collective farms for a variety of reasons. ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। दोस्तों, अपना लैंड अगर 0.2 हेक्टेयर भी है, लेकिन वो अपना लैंड है ना। किसानों ने कहा कि सोशलिज्म से हमें कोई दिक्कत नहीं है। किसानों ने कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सब ठीक ठाक है, लेकिन भले हम गरीब हैं, हम सोशलिज्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये आपने लैंड बना दिया है, हम इस पे काम नहीं करेंगे। दे डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म्स, जो कोलकोज है उस पे काम नहीं करेंगे, फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। इनके पर्सनल कारण है, क्योंकि भाई है ना, अपना लैंड होता है। आप फिर यहाँ पे सब लोग एक साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं, भले आपका दुश्मन है वो भी आपके साथ वही काम कर रहा है, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि बचपने में आप दोनों की कभी लड़ाई हुई हो, कोई भी बात हो सकती है। 10 रुपए उधार मांगे उसने, आपने दिए ना हो, नहीं आमना सामना कर पा रहे हो, आमना सामना नहीं कर पा रहे हो, कभी कुछ चक्कर रहा हो और वो अब उससे उसकी शादी हो गई हो, कई कारण है। और फिर जो एक अपनापन होता है लैंड के साथ एक अपनापन होता है, वो भी यहाँ पे मिसिंग है। बोला जाता है ना कि अगर आपका 5,000 स्क्वायर फीट है, लेकिन आप दूसरे के अंडर में काम कर रहे हो, वही अगर आपका 100 स्क्वायर फुट है लेकिन वो आपका है, आपका छत है, तो यहाँ पे काम करना आप ज्यादा प्रिफर करोगे बजाय इसके। बड़ी इंडस्ट्री में काम करने के बजाय आप अपना ही सेटअप पे काम करना प्रेफर करोगे। तो ये ऐसी बात है, राइट। तो लेकिन प्रज्ञा वो इंटेंशनली था, सबके साथ नहीं था, वो जिनसे बनती थी वैसा था। अब ये बहुत बड़े पैमाने पे कलेक्टिवाइजेशन हुआ है, जहां पे आपकी पसंद नापसंद को नहीं फैक्टर कर रहे हैं। आपको पसंद आए या ना पसंद आए, आपको काम करना है। पहले क्या था कि एक डेलिब्रेट था, अपने ही से ये लोग करते थे ऐसे। सरकार की मंशा तो ठीक थी, लेकिन अब, हाँ, अब ये ऑफिशियल ऑर्डर आ गया है कि अब आपको उनके साथ मिलके वहां पे सब लोग को काम करना है।
बहरहाल स्टालिन्स गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन बट ट्रीटेड सच कल्टीवेटर्स अनसिंपैथेटिकली। देखो स्टालिन ने बातों को रिकॉग्नाइज किया और कहा ठीक है जाओ करो, जो जिसको अपने लैंड पे करना जाओ करो। अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, लेकिन इनके साथ जो ट्रीटमेंट होता था बहुत ही अलग तरीके से होता था। अलग तरीके से ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, इनको रियायतें नहीं दी जाएंगी। लोन वगैरह ले रहे हो तो उन लोग को 10% छूट मिल रही है, आप कोई छूट नहीं मिल रही है। ऐसी अनसिम्पैथेटिकली कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, क्रॉप फेल्यूर हो जाता है, नहीं पूछेंगे आपको, नहीं पैसे देंगे, जाओ काहे मना किया तुमने, जाओ करो इंडिपेंडेंट। कोई आग लग गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, सीड फर्टिलाइजर मशीनरी नहीं देंगे, जाओ करो जो अपना करना है। तो ये है अनसिम्पैथेटिकली का मतलब। In spite of collectivization, production did not increase immediately. In fact, the bad harvest of 30-33 led to one of the most devastating famine in Soviet history, when over 40 लाख लोग मर गए थे। 40 लाख लोग मर गए थे, राइट। तो ये देखिए, पीजेंट वुमेन बीइंग गैदर टू वर्क इन लार्ज कलेक्टिव फॉर्म्स, वुमेन भी काम करती थी, इनको देखो सबको एक साथ इकट्ठा किया गया है। हाँ एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही सीन। So many within the party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization. अब ये जो 30-33 की फेमाइन आ गई, इसकी वजह से लेनिन और इनकी सरकार पे और इनके प्लान्स पे क्वेश्चन मार्क आ गया। आप लोग समझ रहे हो, क्वेश्चन मार्क आ गया। Many within the party, देखो ये अच्छा है, many within the party criticize the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization. क्योंकि एंड रिजल्ट तो अच्छा नहीं आ रहा है ना, एंड रिजल्ट तो अच्छा नहीं आ रहा है। फेमाइन आ गई, ऐसे कैसे हो गया, आपने तो कलेक्टिवाइजेशन कर रहे थे, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा उतना खाने का। स्टालिन एंड हिज सिंपैथाइजर्स चार्ज दीज क्रिटिक्स विद कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। लेनिन स्टालिन ने कहा पकड़ो इन लोगों को, ये जो सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं बोल रहे हैं, पकड़ो सबको जेल में डालो, सेडिशन के चार्जेस लगा दो। Accusations were made throughout the country and by 1939 what 2 million were in prisons or labor camps. 20 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया, लेबर कैंप्स में डाल दिया गया, जाओ काम करूंगा। मोस्ट वर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स बट नो वन स्पोक फॉर देम। इनमें से काफी लोगों की कुछ तो गलती नहीं थी, इनमें से काफी लोगों की तो कुछ गलती नहीं थी। A large number were forced to make false confessions under torture and were executed. Several among them were talented professionals. काफी बड़े पैमाने पे लोगों को कन्फिस्केट करा लिया गया और कन्फेस कराया गया कि बोलो तुमने सरकार के खिलाफ गलत बोला है, कन्फेस कर लिया, जाओ अब तुम जाओ। काफी लोगों को टॉर्चर से गुजरना पड़ा, काफी लोग को एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। इनमें से काफी टैलेंटेड प्रोफेशनल्स भी हुआ करते थे। नाउ द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर, ये आपको समझना होगा, ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या रहा, ये हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, आज इतना ही। रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी, आपको वहां पे दे देंगे। जो जिसका जो छूटा है लिंक वगैरह, वो हमको डेट बोल देना, ठीक है, हमको डेट बता दीजिएगा, हम उसको भी रिस्पेक्टिवली यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। जैसे अभी मेरे पास 2 डेट्स आ गई हैं, दिसंबर के 2 लेक्चर्स हम अपलोड कर देंगे, हटाए हुए हमने, तो ये चीज है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।